आज की हमारी क्लास है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर क्लास 25। इसके पहले 24 क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग पीछे क्लास नहीं देखे वहाँ की क्लास देख कर आएँ और इस क्लास का आनंद उठाएं। और यदि इस क्लास से संबंधित आपको PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट फ्री में देना है तो www.globaliti.org पर जाके आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रभाव क्या बोलते हैं। तो इसको हम सब लोग जानते हैं, कल हमने पूरे फार्मूले आपको बताए थे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं ल्यूमेंस इंटेंसिटी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, हम सब लोग जानते हैं, उसकी यूनिट होती है ल्यूमेन। क्या होती है, ल्यूमेन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इफिशियंसी। ल्यूमिनस इफिशियंसी के लिए यूनिट पूछा हुआ है। तो देखो आपको पता है हमारी इफिशियंसी बराबर क्या होती है, इफिशियंसी बराबर होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। हमारी इफिशियंसी बराबर क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक, तो इनपुट में जो आपने शक्ति दी हुई है, क्या दी हुई है, P दी हुई है, किसके दी है, वाट के फॉर्म में दी है ना। शक्ति हमारी क्या होती है, उसका मात्रा क्या होता है, वाट। तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर दिया हुआ है, ऊपर क्या दिया है, लाइट आपकी। तो ऊपर क्या है, लाइट। लाइट का मात्रक आप क्या जानते हैं, आपने बताया था ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। तो क्या हो जाएगा ये, ल्यूमेन पर वाट। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ल्यूमेन पर वाट। ल्यूमेन पर वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूमेन पर वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूमेन पर वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हाउ द रेट ऑफ वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कैसे कम हो सकती है। हाउ द रेट ऑफ इवेपोरेशन इन वैक्यूम बल्ब इज रिड्यूस्ड। मतलब वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जो हमारी वैक्यूम बल्ब होता है जिसमें निर्वात भरी होती है, वैक्यूम होता है, तो क्या होता है उसमें बोला हुआ है वेपराइजेशन जो होता है, वाष्पीकरण होती है, इसकी रेट को कैसे घटा सकते हैं। तो इसकी रेट को कैसे घटा सकते हैं, देखो दिया हुआ फिलिंग इनर्ट गैस, उसके बाद दिया हुआ है प्रोड्यूसिंग इन आर्क बल्ब, रिड्यूसिंग द फिलामेंट रेजिस्टेंस, इंक्रीजिंग द फिलामेंट रेजिस्टेंस। तो देखो हमारी जो इनर्ट गैसें कौन सी होती हैं, आप जानते हैं आर्गन होती है इनर्ट गैस के रूप में, नियान होती है। तो जो हमें वेपराइजेशन घटाने के लिए क्या करते हैं, हम इनर्ट गैसों को भरते हैं। इनर्ट गैस, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इनर्ट गैस। वेपराइजेशन की दर को कम करने के लिए क्या भरते हैं, इनर्ट गैसों का प्रयोग करते हैं। इनर्ट गैस हमारी कैसे होती है, जैसे आर्गन हो गई, क्रिप्टान हो गई, ये सब हमारी इनर्ट गैस है, किसी एक का यूज कर लेते हैं हमारी आवश्यकता के हिसाब से। जिसका इफिशियंसी अच्छा है, मतलब जो उस एलिमेंट के लिए अच्छा होता है, उस आखिरी गैस को हम लोग यूज कर लेते हैं। दिया हुआ है, कुंडलित कुंडल लैंप का मुख्य लाभ क्या है। कुंडलित कुंडलत, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द कॉइल्ड कॉइल लैंप। कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है, बोला हुआ है। मतलब जो हमारी कुंडलित कुंडला, मतलब बोला कुंडलित कुंडला, इससे क्या होता है, जो आपने लैंप देखा हुआ है, लैंप का जो होल्ड वो होता है, लैंप का जो फिलामेंट होता है इस प्रकार कुंडलित होता है। तो इसका क्या मतलब है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई लाइटनिंग आउटपुट, और दिया हुआ है लो ऑपरेटिंग वोल्टेज, उसके बाद दिया हुआ है लो पावर कंजप्शन। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ कॉइल। अब देखो आपका जो वो होता है, कॉइल होती है, जो कुंडलित कुंडल लैंप होता है, उसमें उस प्रकार का बना हुआ होता है, वो इस कुंडलित होता है। और तो इसमें क्या होता है, जितने देर पर कॉइल पे लपेटा हुआ रहेगा उतनी देरी तक ग्लो करेगा, उतनी दूर तक ग्लो करेगा। जितनी दूर तक ग्लो करेगा तो हमें क्या मिलेगा, उतना ही ज़्यादा प्रकाश मिलेगा, उतना ही ज़्यादा प्रकाश मिलेगा। क्या मिलेगा, उतना ही ज़्यादा प्रकाश। कहीं दिया हुआ है हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई लाइट आउटपुट, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज, लो पावर कंजप्शन, ये जो आपके 4 आपको दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई लाइट आउटपुट। भाई जितनी दूर तक हमारा रहेगा, कॉइल लपेटी रहेगी, उतनी दूर तक जलेगा। तो इसका जितनी दूर तक जलेगा उतनी ही दूर तक उतना ज़्यादा हमें रोशनी मिलेगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हायर लाइट आउटपुट। भाई जितने भी कॉइल लपेटी रहेगी उतने में ग्लो करेगा, उतने में ग्लो करेगा। अगर कम में लपेटी रहेगी तो कम में ग्लो होगा, तो उससे हमें लाइट आउटपुट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इसका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परावर्तक का नाम क्या है। देखो परावर्तक की जो आकार बनी हुई है, ये दिया हुआ है, परावर्तक का नाम क्या है। तो किस प्रकार का बना हुआ है, ये पैराबोलिक बना हुआ है ना, परवलयाकार। तो इसके नाम से ही आप समझ आएंगे, परवलयाकार बना हुआ है इसकी आकृति, पैराबोलिक दिया हुआ है ना। तो क्या बोला, पैराबोलिक दिया हुआ है,
परावर्तक का नाम क्या, व्हाट इज द नेम। अब देखो जिसकी जो बनी हुई है, ये क्या बनी हुई है, परवलयिक कार बनी हुई है ना, तो पैराबोलिक है, तो यही से आप देख लीजिए। अब देखो यहाँ पे आपका जो ये केंद्र बिंदु है, जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, और उसके बाद आपकी जो लाइटनिंग है, देखिए लाइटनिंग का रिफ्लेक्टर है। अब यहाँ से यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लाइटें रिफ्लेक्ट होंगी। जो रिफ्लेक्ट लाइटें होंगी, तो रिफ्लेक्ट लाइटें किस फॉर्म में होंगी, रिफ्लेक्ट लाइटें भी उसी फॉर्म में होंगी जिस फॉर्म में हमने रिफ्लेक्शन सरफेस लगा रखी है। ये हमारी कौन सी है, रिफ्लेक्शन सरफेस है। ये हम वो भी किस प्रकार की है, हमने क्या बनाई, पैराबोलिक बना रखी है। तो पैराबोलिक के फॉर्म में ही हमारी लाइट तो रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, किस फॉर्म में होगी, पैराबोलिक फॉर्म में। तो क्या दिया हुआ है इसका राइट आंसर, पैराबोलिक टाइप हो जाएगा। ठीक, 156 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइट, प्रकाश का नाम क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी जो लाइटनिंग है, प्रकाश का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइटनिंग, प्रकाश का नाम क्या है। अब ये किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे पड़ रहा है, कहाँ पे पड़ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे पड़ रहा है, और वो भी एंगल कौन सा है, मिड एंगल। मिड का मतलब एंगल नहीं है, मिड का पॉइंट है। कहाँ का लिया है, मिड का पॉइंट लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, मिड का पॉइंट। अब देखो तो जब ये आपका अगर इस प्रकार थी, पिछले वाला क्वेश्चन देखे तो वहाँ पैराबोलिक थी, लेकिन ये उस सरफेस को काट दिया हुआ है और वहाँ का मिड पॉइंट लिया हुआ है। किसका, लाइटनिंग के जो मिड पॉइंट है, जैसे आपका रूम है मान लीजिए, तो रूम का ये मिड पॉइंट लिया हुआ, मतलब वहाँ का स्पॉट चुना हुआ है। क्या चुना हुआ है, स्पॉट चुना हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा, किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे पड़ रही है, रिफ्लेक्शन इसमें भी होगा, लेकिन अब किस प्रकार होगा, जिस प्रकार इसकी सरफेस होगी। प्रकाश का नाम क्या है, तो कौन सी लाइट हो जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे पड़ रही है ना, कहाँ पे पड़ रही है, पर्टिकुलर एरिया पे पड़ रही है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे पड़ रही है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे पड़ रही है। और वो भी आप देख रहे हैं कि ये इसका स्पॉट पॉइंट, एक पॉइंट लिया हुआ है, और इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के हम वापस ले रहे हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था, सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग, डायरेक्ट लाइटनिंग, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग, ऐसे प्रकार बताए थे। तो उसी प्रकार यहाँ पे बोला हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लाइट, लाइट का हमारा जो स्पॉट पॉइंट कौन है, मिड पॉइंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पॉट लाइट। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, स्पॉट लाइट। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPVC दीमक में चोक के रूप में कार्य करता है। देखो हम बताए थे HPSB मतलब हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप की बात किया है, दीपक में चोक के रूप में कार्य करता है। देखो हमने बताया था कि जो हमारा लीक ट्रांसफार्मर होता है, लीक ट्रांसफार्मर लगाने से हमारा चोक का काम भी हो जाता है। चोक हमारा क्या करता है, एक प्रकार से सेल्फ स्टार्ट होने में मदद करता है, मतलब स्टार्टर के रूप में कह सकते हैं, काम कर सकता है। चोक हमारा क्या करता है, स्टार्टिंग में यूज होता था किसके लिए, वोल्टेज के लिए, लेकिन जब हम ट्रांसफार्मर लगा देते हैं तो लगभग चोक का काम समाप्त हो जाता है। कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है, तो हमने बताया था कौन सा यूज करते हैं, लीक ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं चिंगारी वोल्टेज के लिए। किसका यूज करते हैं, लीक ट्रांसफार्मर का। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द नेम ऑफ लैंप, इस लैंप का नेम क्या है, इस लैंप का नेम क्या है। तो इस लैंप का नेम क्या है, देखो लैंप हमारे कई प्रकार के होते हैं, ये MA टाइप और मैट टाइप। जो लिखा हुआ HP तो आप जानते हैं हाई प्रेशर, MB जानते हैं, तो ये MAT और जो MA नाम लिखा हुआ है तो इनका नाम है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, जो और इसके सोडियम वेपर लैंप, उसी के नाम पे आधार पे हम इनको मैट और MB MA टाइप बोल देते हैं। तो ये दिया हुआ कौन सा, व्हाट इज द नेम ऑफ लैंप, दिया गया लैंप कौन सा है, ये कौन सा है, ये MA टाइप का है, ये कौन सा है, MA टाइप का है, ये कौन सा है आपका, MA टाइप का लैंप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ लाइटनिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर फ्लड एंड इंडस्ट्रियल लाइटनिंग, फ्लड और इंडस्ट्रियल लाइटनिंग प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार का। देखो फ्लड लाइट्स और इंडस्ट्रियल लाइट आप जानते हैं, वहाँ पे हमें अत्यधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। इंडस्ट्री में जो हमारे वर्कर होते हैं, जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, उनको बिल्कुल विशेष रूप से देखने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा, इनडायरेक्ट लाइटनिंग, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग, डायरेक्ट लाइटिंग। हमने आपको चारों बताई थी। इनडायरेक्ट लाइटनिंग वो होती है जो डायरेक्ट हमको मिलती है लेकिन किसी के थ्रू मिलती है। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे प्रकाश चाहिए, अगर हमें इस सामने प्रकाश चाहिए तो उसके पहले हम इस पर रिफ्लेक्ट करवा लें, रिफ्लेक्ट करवाने के बाद और सारे वे क्लोज कर दें, सिर्फ हमें इसी वे में चाहिए, तो हमें क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट लाइटनिंग। मतलब मिल तो रही है, जैसे कोई बात किसी को कहता है, किसी के थ्रू कहता है, तो मतलब इनडायरेक्टली बोलता है, तो वही चीज़ इनडायरेक्ट। सेमी इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, सेमी इनडायरेक्ट का मतलब
पहली चीज़ तो हमें इनडायरेक्ट लाइटनिंग लेनी है तो पूरी नहीं लेनी, आधी लेनी है उसमें से। मतलब हमें जो डायरेक्ट लाइटनिंग थी उसको हमने पहले क्या किया, देखो इनडायरेक्ट लाइटनिंग किसी के थ्रू लिया, लेकिन उसका भी 50% हमें लेना है, मतलब सेमी इनडायरेक्ट, और उससे कम लेना है अपने ऊपर। तो मतलब जहाँ पे कार्यकारी हमारा काम है, कार्यकारी हमारी स्पेस है, जहाँ पे हमें काम करना है, तो उसको बोलते हैं सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग। सेमी इनडायरेक्ट, ये सेमी डायरेक्ट था। सेमी इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, वही चीज़ आपको होता है। सेमी डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश आया है उसका 50% लमसम आपको 60% ही चाहिए। और सेमी इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि उसी प्रकाश को किसी के थ्रू लें, मतलब सेमी इनडायरेक्ट। वो क्या बोलते हैं कि इसका एग्जांपल जैसे कह दीजिए कि हमारी प्रकाश तल होता है, सेमी इनडायरेक्ट होता है, तो प्रकाश आपका यहाँ पे बल्ब जला हुआ है, यहाँ पे आपका बल्ब लगा हुआ है। अब सेमी इनडायरेक्ट रोशनी आपको चाहिए, तो सेमी इनडायरेक्ट रोशनी के लिए क्या बोलते हैं कि आपको सीधे, ये आपका कार्यकारी वो है जहाँ पे आपको चाहिए रोशनी का, रोशनी स्थान चाहिए जहाँ पे आपको रोशनी चाहिए। अब ये तो आपकी डायरेक्ट लाइटनिंग हो जाएगी। इसके लिए डायरेक्ट लाइटनिंग कब हो जाएगी, जब वो इसके समीप आ जाएगी, इसके ऊपर पड़ेगा। यहाँ पे फिगर उस तरीके नहीं बनाया जा सकता। अगर पर्टिकुलर यहाँ पे हम इस पे दे दें तो ये होगी डायरेक्ट लाइटिंग, इसके लिए, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए जहाँ पे काम किया जाना है। लेकिन अब देखो यहाँ से रोशनी जो आ रही है ये कौन सी होगी, पहले रिफ्लेक्ट होगी चारों तरफ, उसके बाद फिर यहाँ पर इस तल पे टकराएगी, फिर इसके ऊपर आएगी, तो ये कौन सी हो जाएगी, सेमी इनडायरेक्ट हो जाएगी, जो हमने आपको चौथा नंबर बताया। लेकिन पूछा हुआ फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की व्यवस्था चाहिए, तो जो हमारे फ्लड लाइट्स होती हैं और क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल लाइट होती है, वहाँ पर हमें लाइट की इंटेंसिटी बहुत तेज चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे काम होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, धोखा हो सकता है। धोखा ना हो तो वहाँ पर हमें कौन सी लाइट चाहिए, डायरेक्ट लाइटनिंग चाहिए। कौन सी, डायरेक्ट लाइटनिंग, डायरेक्ट लाइटनिंग। और जो पूछा हुआ सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग, सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग या इनडायरेक्ट लाइटनिंग, इनको जैसे हम पढ़ने वगैरह में यूज करते हैं, जैसे हमारा टेबल लैंप वगैरह होता है वहाँ पे इन सब का यूज करते हैं। डायरेक्ट लाइटनिंग का यूज हम अपने पढ़ने या स्टडी में नहीं करते। हम लोग का टेबल लैंप जो होता है ना, आपने देखे होंगे टेबल लैंप क्या करता है, टेबल लैंप जो होता है उसकी रोशनी आपके सिर्फ बुक पे पड़ती है, या आप जहाँ पे रीड या राइट करते हैं वहाँ पे पड़ती है, आपकी आंखों में नहीं पड़ती है, तो वो इसके क्राइटेरिया से बाहर आता है। वो कौन सी होती है, सेमी इंडक्ट। बोला हुआ कोल्ड कैथोड लैम्प, कोल्ड कैथोड का मतलब ठंडा, ठंडा कोल्ड कैथोड लैम्प। और कोल्ड कैथोड लैम्प में कौन सा होते हैं, हैलोजन लैम्प, फ्लोरोसेंट लैम्प, पारा, ये मरकरी वेपर लैम्प, ये क्या होते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। और जैसे बोलिए कि आप नाइट बल्ब लगाते हैं तो 0 वाट का 5 वाट का रहते हैं, जो आंखों को जो है ठंडक महसूस करते हैं। तो बोला हुआ है, और उनमें कौन सी गैस भरी होती है वही बताने जा रहे हैं। विच इज़ द कोल्ड कैथोड लैम्प, कोल्ड कैथोड लैम्प में कौन सी गैस भरी होती है, नियान लैम्प भरते हैं। नियान मतलब नियान साइन लैम्प होते हैं, कौन से होते हैं उसमें। और नियान साइन लैम्प इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें नियान गैस हम भरते हैं, इसीलिए उसके भरने के नाम पर उसको नियान नाम दीजिए। कोल्ड कैथोड लैम्प कौन सी होती है, नियान। इनमें सब में हीट बहुत ज़्यादा होती है तो इनको कोल्ड नहीं बोल सकते, इनको हॉट बोलते हैं। हैलोजन लैंप है, फ्लोरोसेंट लैंप है और ये मरकरी वेपर लैंप है, इनकी तुलना में ये जो है कोल्ड है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कोल्ड कैथोड लैंप, कोल्ड कैथोड लैंप। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम जीरो पोजीशन इन एन इनडायरेक्ट लाइट इंस्ट्रूमेंट। एक संकेतक उपकरण पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल का आवश्यकता होता है। देखो हमारे पास 3 प्रकार के बल होते हैं, हमने क्या जाना आपको, 3 प्रकार के बल होते हैं। कौन से, जैसे होता है मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टीसी, एक होता है टीसी, एक होता है टीडी। टीसी को बोलते हैं हम, टीसी को क्या बोलते हैं, टीसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग टार्क। टीसी को क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क। टीसी को क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग टार्क। टीडी को क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टार्क। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टार्क, डिफ्लेक्टिंग टार्क। इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण बलाघूर्ण। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, नियंत्रण बलाघूर्ण, नियंत्रण बलाघूर्ण, नियंत्रण बलाघूर्ण। और इसको क्या बोलते हैं, विक्षेपण बलाघूर्ण। क्या बोलते हैं हिंदी में, विक्षेपण बलाघूर्ण, विक्षेपण बलाघूर्ण। इसको क्या बोलते हैं, विक्षेपण बलाघूर्ण हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टार्क। तो यही पूछा हुआ है, एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थापित करने के लिए किस बल की, आप शून्य स्थिति से उसे हटाना है ना, 0 पोजीशन है उसकी, तो 0 पोजीशन से डिफ्लेक्ट करना है। जैसे ये आपका पॉइंटर हो गया, ये पॉइंटर है, ये आपकी स्केल है। अब अभी ये क्या है, 0 इस पोजीशन में है। जैसे आपका 1 2 3 4 5 ये आपकी रीडिंग है, 1 2 3 4 5 6। अब आपका पॉइंटर इस समय कहाँ पे है, 0 पे है। अब इसको 0 से हटाना
चलाना है तो कोई ना कोई फोर्स चाहिए ना आपको, तो क्या चाहिए आपको, डिफ्लेक्टिंग फोर्स चाहिए। क्या चाहिए आपको, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, क्योंकि अभी तो ये कंट्रोलिंग फोर्स में अभी तो जीरो में, अगर यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, यहाँ से यहाँ तक लाना है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा ना। इसे क्या बोलेंगे, ये आपका एंगल क्या होगा, थीटा होता है। लेकिन जो आपका ये डिफ्लेक्शन है, तो इसको लिए इस डिफ्लेक्शन के लिए आपको कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए ना। इस जीरो से लेके 3 तक जाने के लिए डिफ्लेक्शन के लिए फोर्स चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण नियम के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है। मतलब पूछा हुआ है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी। देखो ग्रेविटेशनली हमारे जो होते हैं ग्रेविटेशनली, तो कौन से होते हैं वो, देखो ग्रेविटेशनली जो फोर्स होता है, हमारी जो स्प्रिंग होती है, ये आपकी पॉइंटर होता है, ये होता है, और ये आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, ये स्केल होती है। ठीक, अब देखो नीचे यहाँ पे लोड लगा देते हैं, नीचे आपका लोड लगा देते हैं, क्योंकि ग्रेविटी, हमें ग्रेविटी मेंटेन करनी है ना, तो ग्रेविटेशनल जो हमारा इक्विपमेंट होगा, अगर हमारा देखिए अगर इसके अलावा हम क्षैतिज कर दें, हॉरिजॉन्टल कर देंगे, तो हमारा जो लोड होगा तब पर भी वो नीचे की ओर भागेगा। अगर वर्टिकल रखेंगे तो भी नीचे की ओर भागेगा। मतलब दो ही हमारी डायरेक्शन होती है, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। अगर हमें ग्रेविटी मेंटेन करके रखनी है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, अपने इंस्ट्रूमेंट को हमेशा वर्टिकली रखना, वर्टिकली रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, वर्टिकली रखना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वर्टिकली पोजीशन। ग्रेविटेशनली जो हमारे ग्रेविटेशनली कंट्रोल इक्विपमेंट को हम हमेशा किसमें रखते हैं, वर्टिकली, ऊर्ध्वाधर पोजीशन में रखते हैं। जितने भी हमारे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विथ ग्रेविटी कंट्रोल, तो ग्रेविटी कंट्रोल के लिए हमेशा हम वर्टिकल पोजीशन ही अपनाते हैं। कौन सी, वर्टिकल पोजीशन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्केल, पैमाने का नाम क्या है। देखो पैमाने का नाम पूछा हुआ है, लीनियर स्केल, कोर्स स्केल, स्टैंडर्ड स्केल, नॉन लिनियर दिया हुआ है, रैखिक पैमाने, मोटे पैमाने, विस्तारित पैमाने, गैर रेखीय पैमाने। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्केल, पैमाने का नाम क्या है। 2K 1K, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2K 1K 500 100 15 18 और ये शायद लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 15, फिर से 10 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 0 लिखा हुआ है। ठीक, 2 लिखा हुआ है, फिर 0 लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे कभी भी हमारा जो स्केल होता है वो कभी इस फॉर्म, जो हमारा लीनियर स्केल होता है वो किस फॉर्म में होता है, जैसे कोई पॉइंटर है हमारा 0 पे है इस समय, तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जो स्केल होती है हमारी वो लीनियर स्केल होती है। अब जब हमारा पॉइंटर डिफ्लेक्शन देगा तो हमें लीनियर ही मिलेगा। देखिए 0 से गया, 1 पे गया, 2 पे गया, हर एंगल पे उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन वो लीनियरली चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2K 1K 500 फिर 100, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्केल हमारी लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं, इसमें परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन एक रेशियो में नहीं हो रहा। मतलब कि जैसे अगर यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, 25 है, 30 होता, अगर स्केल हमारी यूनिफॉर्म चल रही होती तो डिफरेंस है हमारे पैमाने का वो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, तो इसलिए कौन सी हो जाएगी, ये नॉन लीनियर स्केल हो जाएगी। यही दिया हुआ है नॉन लीनियर स्केल, ये इसका हो जाएगा नॉन लीनियर स्केल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है। देखो बोला हुआ इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग, अगर इंस्ट्रूमेंट हमारा जो रीडिंग कर रहा है और उसमें गलत आ रही, कैसे इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि सप्लाई देने के बाद जो हमारा नॉर्मल कंडीशन में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट का ये आपकी स्केल हो गई, ये आपकी इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो यहाँ पे जैसे 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। एक एग्जांपल बता रहे हैं। तो अभी देखो पॉइंटर कभी कभी शून्य की जो होती है निगेटिव त्रुटि होती है, मतलब ऋणात्मक शून्य त्रुटि होती है। देखो पॉइंटर हमारा शून्य से भी नीचे आ गया। कभी कभी केस में क्या होता है, एक केस और होता है जिसमें हमारा पॉइंटर शून्य से ऊपर चला जाता है। किस में चला जाता है, शून्य से ऊपर चला जाता है। ये देखिए शून्य से ऊपर चला गया, तो ये क्या हुई, पॉजिटिव में त्रुटि हुई। जब आप इसमें सप्लाई दोगे तो थीटा प्रोपोर्शनली या तो आई के होता है, या तो थीटा प्रोपोर्शनली आई स्क्वायर के होता है, थीटा प्रोपोर्शनली आई स्क्वायर के होता है, या तो आई स्क्वायर के होगा या आई के होगा। अब जो मूविंग कॉइल टाइप होंगे उसमें थीटा बराबर आई के होता है, और मूविंग जो आयरन होते हैं उसमें थीटा बराबर आई स्क्वायर होता है। तो वो तो खैर बात की बात है, उसका यहाँ से संबंध नहीं, लेकिन बता दिया
लेकिन जब सप्लाई दोगे तो करंट में कुछ जब करंट दोगे तो उसके जो थीटा एंगल है कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन तो आएगा ही। लेकिन जब ये डिफ्लेक्शन आएगा जो 0 से उठना चाहिए 5 पे जाना चाहिए तो 5 पे नहीं जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 आपने इतना डिफ्लेक्शन फोर्स दिया कि उसे 5 एम्पियर पे जाना चाहिए, जैसे मान लीजिए तो 5 एम्पियर पे नहीं जाएगा, 5 से थोड़ा आगे जाएगा, क्योंकि उसको जो उसकी जो रीडिंग है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो कितने पे जाएगा 5 से आगे निकल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार की जितनी भी एरर होती हैं इनको क्या बोलते हैं हम, इंस्ट्रूमेंटल एरर या डिवाइस, मतलब जो उपकरण है हमारा अमीटर वोल्ट मीटर या कोई सा भी है तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिवाइस एरर। अब देखो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट के लिए बोला हुआ है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपको हमने बताया था डिवाइस एरर, डिवाइस एरर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद बची जो ह्यूमन एरर वो होती है, जैसे मान लीजिए कि हमने रीडिंग ली, तो रीडिंग इसीलिए हमेशा कहते हैं कि जब स्केल के सामने होकर लेनी चाहिए। अगर थोड़ी सी इधर से लोग रीडिंग तो आपको जो हो सकता है उसके पीछे वाली स्केल दिख जाए, या उधर से लोगे तो आपको आगे वाली स्केल दिख जाए, या आपको जो मेजरमेंट करते समय आपको जो है आपकी आंखों में कोई दिक्कत हो, आप जो है समझ ना पाएँ, वहाँ पे 0.3 एम्पियर लिखा हो आप उसे 0.4 एम्पियर या 0.5 एम्पियर समझ लें, मतलब आपके द्वारा जो एरर होती है उसे बोलते हैं ह्यूमन एरर। उसके बाद बोला प्रभाव त्रुटि इस प्रकार की होती है, जैसे मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर होना चाहिए किसी चीज़, रूम टेम्परेचर नहीं है। रूम टेम्परेचर का मतलब जैसे कि कोई बहुत गर्म स्पेस आ गया, या मतलब प्रभाव का मतलब कोई चीज़ जैसे एटमॉस्फेयर का प्रभाव हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, मतलब किसी के कारण से जो प्रभावित होकर एरर आती है उनको प्रभाव बोलते हैं। स्विचिंग एरर का मतलब ये होता है जैसे हमारी कोई ऑन ऑफ वाली डिवाइस है, बटन है या मतलब कुछ भी है, ट्रिपिंग सर्किट है, उसमें कभी कभी क्या होता है कि ऑन करने के बाद भी जो है ऑन करने के बाद भी हमारा जो डिफ्लेक्शन है उसमें नहीं होता है, तो इसका मतलब जो स्विचिंग है उसकी डिवाइस है वो करंट नहीं दे पा रहे, उसके कॉन्टेक्टर या तो लूज हो सकते हैं या हो सकता है कि कॉन्टेक्टर कोई छूटा हुआ हो, तो स्विचिंग डिवाइस में एरर आ सकती है। मतलब जो फॉल्ट या जो डिस्टॉर्शन स्विच से या स्विचिंग डिवाइसों के द्वारा जनरेट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्विचिंग एरर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर फिलहाल कौन सा होगा, डिवाइस एरर। ये हमारे रहे 155 क्वेश्चन की 165 तक क्वेश्चन सीरीज रही। उसके बाद फिर अगले क्लास में आएंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। यदि आपको यहाँ से कुछ जानकारी मिल रही तो उन सब बच्चों को भी बताएं जो इस सुविधा से वंचित हैं।